नमस्कार साथियों। आज 11th क्लास में 40 नंबर का चैप्टर, इसका पार्ट 1 है। चैप्टर का नाम है पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में मैं आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स एंड इन टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं वह इस पार्ट में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं आप और हम लोग कि सबसे पहले जैसा बताया गया कि डेफिनेशन, तो रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन हो सकती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल present and absent of oxygen called respiration। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बता दिया गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों की जाती है? रेस्पिरेशन प्रोसेस करने का सीधे सीधे कारण है कि अपनी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने के लिए। अब विभिन्न प्रकार की क्रिया संचालित होंगी तो इन क्रियाओं की एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। तो फूड का डाइजेशन हो गया और ये फूड, डाइजेस्टिव फूड कहाँ पहुंचा? एसिमिलेशन प्रोसेस के फलस्वरूप सेल में। तो यहाँ जो डाइजेस्टिव फूड है, इस डाइजेस्टिव फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एंड एब्सेंट में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। वही क्रिया श्वसन कहलाती है, जिस क्रिया के फलस्वरूप हमको एनर्जी प्राप्त होती है और इस एनर्जी का विभिन्न कार्यों के लिए आप उपयोग करते हैं। तो ये जिसके फलस्वरूप क्या रिलीज हुई? एनर्जी रिलीज, यानी कि सीधे सीधे मैंने ये लिख दिया, एनर्जी रिलीज के लिए ये प्रोसेस की जाती है। किसके लिए की जाती है ये प्रोसेस? एनर्जी रिलीज के लिए ये प्रोसेस की जाती है। तो आपके सामने ये दो शब्द मैंने लिख दिए, प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर इसके टाइप्स आप और हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले टाइप, तो ये 2 टाइप के होते हैं। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है सीधे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को क्या कहा जाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहा जाता है? कोई यदि डेफिनेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की पूछ ले तो सीधे सीधे कह दे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंट में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, तब उस क्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसको मैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा बता रहा हूं। देखिए ये तो क्या है? फूड है, सीधे सीधे ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, इस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप देखिए CO2 प्राप्त हुई, H2O प्राप्त हुआ और 38 ATP या 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हुई।
673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हुई। तो वास्तविक तौर पर इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए एरोबिक रिएक्शन अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, जिस कारण इतनी अधिक एनर्जी प्राप्त होती है। इसमें इतनी अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, पहली चीज। दूसरा बताया जाता है कि इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं, वह CO2 तथा H2O होते हैं। क्या होते हैं? CO2 तथा H2O होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल आप बता सकते हैं एनिमल एंड प्लांट। ये एग्जाम्पल बता दिए, एनिमल एंड प्लांट। अब दूसरी देखते हैं, एन एरोबिक रेस्पायरेशन। तो एन एरोबिक रेस्पायरेशन को क्या कह सकते हैं? अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। यहां क्या कहा जा सकता था? वायवीय या ऑक्सी श्वसन। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो देखिए, ये जो प्रोसेस होती है एन एरोबिक रेस्पायरेशन, सीधे सीधे कहा गया ऑक्सीजन की एब्सेंट में होती है। फूड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। तो देखिए C6H12O6, ये एब्सेंट ऑक्सीजन नहीं ली। देखिए यहां तो आपने क्या लिए थी? ऑक्सीजन ली थी, लेकिन यहां ऑक्सीजन नहीं ली जा रही है। तो 2CO2 प्लस 2C2H5OH और प्लस एनर्जी हो गई। तो एनर्जी यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं एनर्जी को, ये पूरी रिएक्शन को ही मैं इस साइड लिखे देता हूं एक बार फिर से दोबारा। C6H12O6 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस 2 ATP या फिर 21 किलो कैलोरी। तो देखिए इसमें ये एनर्जी प्राप्त हुई, ये वाली एनर्जी अपने को प्राप्त हुई। साथ ही साथ ये क्या बन रहा है? एंड प्रोडक्ट एथिल एल्कोहल बना। क्या बना? एथिल एल्कोहल बना। एक प्रोसेस ये हो सकती है। इसमें दूसरी जो प्रोसेस होती है वह इसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ, या ये बनेगा या फिर इसके अलावा CH3CHOH COOH, इसको कहा जाता है लैक्टिक एसिड। सामान्य तौर पर मुख्य रूप से एथिल एल्कोहल एंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। सामान्य तौर पर एथिल एल्कोहल एंड प्रोडक्ट के रूप में बनता है, लेकिन इन कंडीशन, जैसे कि आप और हम लोगों की स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं, यानी कि रेखित पेशियां होती हैं। जब रेखित पेशियां इस प्रकार का इन कंडीशन से मतलब जब अपन फास्ट रनिंग करते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं, उस दौरान ऑक्सीजन समाप्त हो गई तो अपने को एनर्जी तो चाहिए। तो उस दौरान मुख्य रूप से आप और हम लोग एन एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं। तो उस समय एथिल एल्कोहल नहीं बनता, उस समय ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये एनर्जी प्राप्त होती है। इस एनर्जी से आप और हम लोग अपना काम चलाते रहते हैं। तो क्या कहा गया कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई, पहली फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, एंड प्रोडक्ट के रूप में CO2 एथिल एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी जो प्राप्त होती है वह 2 ATP प्राप्त होती है। तो ये इसमें जो एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, तो एग्जाम्पल में क्या ले दें?
बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्या ले दिया, बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर परजीवी। परजीवी में मुख्य रूप से जैसे टैप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, और आंत में पाए जाने वाला, मतलब टर्माइट की आंत में पाए जाने वाला। तो ये मुख्य रूप से परजीवी जो हैं वह क्या होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बता सकते हैं इसको, कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा पार्शियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये क्या होती है, कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन और पार्शियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। इस प्रकार के एनएरोब्स, एनएरोब्स किसको कहा जाता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं उन एनिमल को एनएरोब्स कहा जाता है, या उन लिविंग बींग्स को एनएरोब्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे एनएरोब्स जो पूर्ण रूप से एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अर्थात अवायवीय श्वसन की क्रिया करते हैं, अर्थात अनॉक्सिक श्वसन की क्रिया करते हैं, उनको कहा जाता है कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, आपके फ्लैट वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, और टर्माइट की आंत का परजीवी, टर्माइट की आंत का परजीवी भी मुख्य रूप से कंप्लीटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। पार्शियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वास्तविक तौर पर पार्शियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जो एनारोब्स होते हैं, एरोब्स होते हैं, अर्थात एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखना, एरोब्स रेस्पिरेशन करने वाले लिविंग बींग्स को एरोब्स कहा जा रहा है। तो इसमें ऐसे एरोब्स आते हैं, ऐसे जंतु आते हैं जो वास्तविक तौर पर तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इन कंडीशन जब इनकी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है, इनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उस दौरान एनर्जी तो चाहिए ही रहती है। तो उस समय मुख्य रूप से यह ऑक्सीजन की एब्सेंट में फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। तो क्या कहा गया, ये इन कंडीशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इस वजह से इनको पार्शियल या फैकल्टेटिव एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस पार्शियल एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इस प्रकार के एनिमल आते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन इन कंडीशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, ईस्ट ले लें, अर्थवॉर्म ले लें, कॉकरोच ले लें, और इन कंडीशन आप और हम लोगों की रेखित पेशियां यानी स्ट्रिप्ड मसल्स इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, इनके टाइप्स, रेस्पिरेशन के टाइप्स। अब इस रेस्पिरेशन के टाइप्स आपको बताए गए, तो रेस्पिरेशन के टाइप्स के ही डिफरेंस इनमें क्या हो सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैं अब आपको बता रहा हूं इनके टाइप्स के डिफरेंस। तो देखिए, तो सबसे पहले एक साइड में लिख दूं, एरोबिक, और दूसरी साइड लिख दें एनएरोबिक। रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह सकते हैं इसमें, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस। क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, यानी कि
इस क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ये फर्स्ट पॉइंट। तो यहां लिखा ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस, तो इसमें क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां लिख दें सीधे सीधे, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, इसके एंड प्रोडक्ट क्या होते, द एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड H2O। इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 तथा H2O है, और द एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड C2H5OH और CH3CHOH क्लियर लिख दिया। द एंड प्रोडक्ट ऑफ CO2 एंड एथिल एल्कोहल। विशेष ध्यान रखें, सामान्य तौर पर यही बनता है इन कंडीशन CH3CHOH COOH यानी लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ, यानी अंतिम उत्पाद लिख दिया जाए हिंदी में भी, अंतिम उत्पाद CO2 तथा H2O होता है, और इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा CH3 C2H5OH और CH3 CHOH COOH होता है। तो ये लिख दिया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वह क्या आता है, हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज्ड, यानी कि हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज, और एनर्जी वो कितनी रिलीज होती है, 673 किलो कैलोरी। तो ये लिख दिया गया कितनी एनर्जी, और इसमें क्या लिख दोगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज 21 किलो कैलोरी। मतलब इसमें ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है, कितनी, 673 किलो कैलोरी, और इसमें ऊर्जा कम उत्पन्न होती है 21 किलो कैलोरी। तो ये मुख्य रूप से कौन सा, तीसरा अंतर मुख्य रूप से लिख दिया गया। फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखा जाता है, फूड मटेरियल आर completely ऑक्सीडाइज्ड। देखिए, इसमें फूड मटेरियल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें फूड मटेरियल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और इसमें मुख्य रूप से कैसा होता है, यहां लिख दिया जाए इनकम्प्लीटली, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या लिख दिया जाए, पूर्ण ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थों का होता है।
पूर्ण ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थों का होता है, और जबकि इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण भोज्य पदार्थों का होता है। इस कारण से एनर्जी कम रिलीज होती है, इस कारण से एनर्जी कम रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस हुई। फिर और डिफरेंस लिख दिए जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस चल रहा है आपके सामने, क्लियर। तो इसमें अगला 38 एटीपी आर फॉर्म्ड। कितने एटीपी? 38 एटीपी आर फॉर्म, और इसमें कितने थे? 2 एटीपी आर फॉर्म, क्लियर। ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस ऑक्यूर इन, क्या क्या लिखोगे? फॉर्म का मतलब इसमें बनते हैं। इन दिस प्रोसेस, या दिस प्रोसेस टेक प्लेस, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया कहाँ पाई जाती है या कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसको दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, दिस प्रोसेस ऑक्यूर इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या लिख दिया जाए इसमें? दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। लिख दिया कि ये क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। तो ये लिख दिया गया, क्लियर। अब और भी पॉइंट्स यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं आराम से। एक में आप देखिए, C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, ये एक पॉइंट बन सकता है। C6H12O6 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस 2 ATP। तो इतने सारे डिफरेंस आप एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बता सकते हैं। तो ये आपकी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स एंड डिफरेंस इसमें होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, सेकेंड नंबर का पार्ट इसमें जो आएगा, क्या सेकेंड नंबर का जो पार्ट आएगा, इसमें मैं आपको श्वसन और दहन में अंतर बताऊंगा। श्वसन और दहन में अंतर बताऊंगा, यानी रेस्पिरेशन एंड कंजम्पशन, क्या कंबशन और बर्निंग में मुख्य रूप से डिफरेंस बताए जाएंगे।